हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक नंबर 2 जो कि है एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। जब हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट प्रोवाइड किया था तो सारी चीज़ें बता दी गई थी कि रीजनिंग में किस किस तरह के टॉपिक आते हैं एग्जाम में और उस टॉपिक में पर्टिकुलरली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो कल की वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है टॉपिक नंबर 1 रीजनिंग का, जो कि है सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग। जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है जाकर के ज़रूर से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं और अलग अलग लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन को देख के आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, जिससे कि एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ये आपके बस थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं। और क्वेश्चन कैसे होते हैं आइए इसको भी समझाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई ऑप्शन एक करेक्ट होगा। कैसे हम लोग चूज़ करेंगे ऑप्शन को, तो उसके लिए आपको दिया गया है आगे के 2 के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो जिस तरह से इन दोनों में रिलेशन होगा ठीक उसी तरह से आपको इन दोनों के बीच में भी देखना है, यानी कि इन चारों में से ऐसा ऑप्शन लेना है जो इन दोनों की तरह रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, स्कल्पचर और देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग को बनाता है। उसी तरह से स्कल्पचर क्या करता है, तो ये बनाता है स्टैचू को। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, सेम इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे इसके। तो एनालॉजी वाले क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, आप लोग इसको फटाफट से सॉल्व कर ले जाओगे। इसमें देखिए आपको क्या दिया है, मेल्ट, लिक्विड, देन उसके बाद फ्रीज है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि मेल्ट और लिक्विड में किस तरह का रिलेशन है। ठीक उसी तरह का रिलेशन हमको ढूंढ लेना है फ्रीज और क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्मेशन में आ जाता है। और जब हम किसी चीज़ को फ्रीज करेंगे तो वो किस फॉर्मेशन में आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम जब किसी चीज़ को फ्रीज कर देते हैं तो वो आ जाता है सॉलिड फॉर्मेशन में, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है, पिकॉक, इंडिया, बियर, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या देखना है, पिकॉक इंडिया। पिकॉक इंडिया का क्या है, तो ये है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, पिकॉक इंडिया की क्या है, नेशनल बर्ड है। ठीक उसी तरह से आपको देखना है कि बियर जो है ये कहाँ का नेशनल एनिमल है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बियर जो है ये रशिया का नेशनल एनिमल है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है। आपको आगे के जो 2 चीज़ दिए रहेंगे इससे हमें फाइंड आउट कर लेना है कि किस तरह का रिलेशन हमें इन दोनों के बीच में देखना है। तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है और उसके बाद इन 4 ऑप्शन में से आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, बोस्टफुल, एरोगेंट, केयरफुल, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, वही सेम चीज़ कि बोस्टफुल और एरोगेंट में किस टाइप का रिलेशनशिप है। तो आपको यहाँ से मिलेगा कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स यानी कि इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। तो जिस प्रकार से बोस्टफुल की मीनिंग होती है घमंडी, उसी प्रकार से एरोगेंट का मतलब भी घमंडी होता है। तो आपको देखना है कि केयरफुल का सिनोनिम्स क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से केयरफुल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉर्टियस। ठीक है, केयरफुल का मतलब क्या होता है, सजग, सचेत, होशियार। उसी तरह से कॉर्टियस का मतलब भी यही होता है। तो आपका कॉर्टियस हो जाएगा केयरफुल का सिनोनिम्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे है, आइस, कोल्डनेस, अर्थ, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वही चीज़ कि आइस और कोल्डनेस में किस टाइप का रिलेशन है। ठीक उसी तरह का रिलेशन हमको देख लेना है कि अर्थ के साथ किस में होगा। तो आइस का जो इफेक्ट होता है, यानी कि आइस में क्या होती है, कोल्डनेस होती है। ठीक उसी तरह से अर्थ में क्या होता है, तो अर्थ में जो होता है वो ग्रेविटी होती है। और इसके इफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसके इफेक्ट को हम लोग ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। होप सो आप लोगों को सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ट्राई करिए कि वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को आप लोग खुद से करने का ट्राई करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है, कंट्री, प्रेसिडेंट, स्टेट, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस तरह से कंट्री में प्रेसिडेंट होते हैं ठीक उसी तरह से उन्हीं के सिमिलर, यानी कि प्रेसिडेंट के सिमिलर स्टेट में कौन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिस तरह से पूरी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है
ठीक उसी तरह से पूरे स्टेट का क्या होता है, तो ये गवर्नर होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग राज्यपाल के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, हॉर्स दिया है और इसकी कोडिंग कर दी गई है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हॉर्स वर्ड है और इसकी कोडिंग करके यहाँ पे कुछ लिखा गया है। क्या लिखा है, SERHO, ठीक है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, कर्स की भी कोडिंग करनी है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हॉर्स की कोडिंग किस तरह से की गई है। तो आइए लिख लेते हैं इसको, HORSE। इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, ओके। अब ये क्या लिखा हुआ है, SERHO। तो S का कोड क्या है, 4 है, इसकी नंबरिंग 4 हमने ऊपर कर लिया। E की क्या है, 5 है, तो इसको 5 लिख लिया। फिर R की 3 है, यानी कि वो बीच में ही है। देन उसके बाद H आ रहा है, यानी कि 1। फिर उसके बाद O आ रहा है, यानी कि 2। तो आपको कैसे कोडिंग करनी है, 4 5 3 1 2, ठीक है। क्या करना है, 4 5 3 1 2। तो हमें इसी तरह से बना देना है कर्स में भी। तो आइए हम लोग कर्स की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। और इसका जब हम लोग कोड करेंगे तो कैसे कोड करना है, 4 5 3 2 1 3 1 2 के तरह, जैसे कि आपको ऑप्शन में दे रखा है पहले से कि आपको सिमिलर इसी तरह की इसकी भी कोडिंग करनी है। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम 4 को रखेंगे तो क्या आएगा, S आएगा। देन उसके बाद 5 को रखेंगे तो E आएगा। फिर उसके बाद 3 को रखेंगे तो R आएगा। देन उसके बाद 1 को रखेंगे तो C, और उसके बाद 2 को रखेंगे तो आ जाएगा U, ठीक है। तो SERCU ये किसका कोड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्स का कोड। समझ में आ गया। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SERCU जो है ये कर्स का कोड होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हॉर्स का कोड SERHO आपको दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको 2 नंबर के बीच में कुछ रिलेशन दिया है और पूछा है उसी का रिलेशन 5 के साथ कैसा होगा। जैसे कि 4 है और 64 है, ठीक है। फिर आपको 5 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आप पहले फाइंड आउट कर लो कि 4 और 64 में किस टाइप का रिलेशन दिया है। तो 4 का क्या होता है, क्यूब, ठीक है। 4 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो ये कितना आता है, 64 आता है। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है इसी का क्यूब करके दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है 5, इसी का हमें क्यूब कर देना है, तो क्वेश्चन मार्क निकल आएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। समझ में आइए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिया है 4, 64, 5 और क्वेश्चन मार्क। तो 4 का हमें क्यूब कर दिया तो ये हो गया 64। उसी तरह से हमने 5 का भी क्यूब कर दिया तो ये हो गया 125 और आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है, कंटेम्प्ररी, हिस्टोरिक, एंशिएंट, देन इसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देख लेना है कि कंटेम्प्ररी और हिस्टोरिक में किस तरह का रिलेशन है। तो इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कंटेम्प्ररी की मीनिंग क्या होती है और हिस्टोरिक की मीनिंग क्या होती है। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है नया और हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, तो हिस्टोरिक का मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, यानी कि एंटोनिम्स हैं। ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, एंशिएंट का भी एंटोनिम्स ढूंढ लेना है। तो एंशिएंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एंशिएंट मतलब होता है पुराना। तो इन चार ऑप्शन में से देख लीजिए कि किसका मतलब नया होता है, यानी कि आधुनिक होता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, मॉडर्न का मतलब होता है नया यानी कि आधुनिक। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा एंशिएंट का एंटोनिम्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पे है, NaOH, सोडियम, KOH, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट कर लेना है कि NaOH से सोडियम कैसे मिल रहा है। ठीक उसी तरह से KOH से भी हम क्वेश्चन मार्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो NaOH में आपको दिख रहा होगा कि Na ये किसका सिंबल होता है, तो ये सोडियम का सिंबल होता है। सोडियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से आपको देखना है कि K जो है ये किसका सिंबल होता है। तो K किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है, ठीक है। पोटेशियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। तो होप सो आप लोगों को ये टॉप 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। अगर आप स्कूल लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हो रीजनिंग की, तो आपको लेनी चाहिए ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक।
यहाँ पे आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे ही ग्रेड के लिए अलग अलग बुक अवेलेबल हो जाएंगी। तो स्कूल लेवल के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए चाहिए तो आप RS अग्रवाल की ले सकते हो, अ मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। थैंक यू सो मच।